हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में नेपाल से संबंधित और भारत नेपाल संबंध पर आधारित टॉप 75 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेपाल काफ़ी सुर्खियों में है, वहाँ पे लगातार आंदोलन और हिंसात्मक प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ की वहाँ पे तख्ता पलट भी हो गया है। क्योंकि नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, तो आगामी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आज के क्लास में इसी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे को डिस्कस करेंगे, तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल में शुरू हुए आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या है? तत्कालिक कारण पूछ रहा है कि अचानक से इतना बड़ा ये आंदोलन, हिंसात्मक प्रदर्शन कैसे शुरू हो गया? क्योंकि वहाँ की सरकार ने प्रसिद्ध सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे ऐप्स पर वहाँ की सरकार ने प्रतिबंध लगाया। तो अचानक से वहाँ पे प्रदर्शन होने लगे, आंदोलन होने लगे। बाद में ये प्रदर्शन और काफ़ी बढ़ गया और हिंसात्मक प्रदर्शन का रूप ले लिया। यहाँ तक कि इतना बड़ा स्तर पे ये आंदोलन हुआ है कि तख्ता पलट हो गया है। वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये रहा तत्कालिक कारण कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा तो अचानक से ये प्रदर्शन हो गया। लेकिन इसके कारण और भी हैं, जैसे कि वहाँ की सरकार पर भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म के आरोप लगते आ रहे हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन तत्कालिक कारण है सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेपाल में हिंसात्मक आंदोलन के दौरान चर्चा में रहा शब्द जेन जेड का अर्थ क्या है? अब देखिए, ये जेन जेड भी काफ़ी सुर्खियों में है। जो प्रदर्शन हो रहा है, ऐसे माना जा रहा है कि जितने भी प्रदर्शनकारी हैं ये सारे जेन जेड हैं। मतलब जेन जेड क्या है तो जानते हैं। जेन जेड का मतलब होता है जनरेशन जेड। जिन भी व्यक्ति का जन्म 1997 से 2012 के बीच में हुआ है, उन्हें जेन जेड कहा जाता है। तो अगर आप इनके बीच में जन्मे हैं तो आप जेन जेड हैं। जैसे कि जेन एक्स अगर पूछे एग्जाम्स में, अगर पूछ ले कभी कि जेन एक्स का दौर कब का था, तो 1965 से लेकर 1980 के बीच में जो जन्मे थे उन्हें जेन एक्स कहा जाता है, यानी जनरेशन एक्स। वहीं 1981 से लेकर 1996 के बीच में जो जन्मे हैं उन्हें जेन वाई कहा जाता है। और जेन जेड कहा जाता है 1997 से 2012 के बीच में जिन भी व्यक्ति का जन्म हुआ है उन्हें जेन जेड कहा जाता है। और यही लोग, जेन जेड वाले ही काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं वो मैक्सिमम युवा हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आंदोलन के बीच किस नेपाली प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो केपी शर्मा ओली, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली इनका पूरा नाम है। ये प्राइम मिनिस्टर थे और हिंसक प्रदर्शनों के बीच में इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन, रामचंद्र पौडेल नेपाल में किस उच्च पद पर थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है? तो ये राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेपाल के राष्ट्रपति। तो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, इन दोनों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेपाल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद किस सेना प्रमुख ने देश की कमान अपने हाथों में ली है? तो अब देखिए, नेपाल जो है अब उसका कमान वहाँ की सेना के हाथों में चला गया है और वहाँ के सेना प्रमुख हैं अशोक राज सिंहदेल। ठीक है, इन्होंने कमान संभाल ली है पीएम और राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद। नेक्स्ट, नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों से स्पर्श करती है? तो ये इम्पोर्टेंट बन जाएगा आप सभी के लिए। सबसे पहले तो ये नेपाल का मैप देखिए, भारत का पड़ोसी देश है। भारत के 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। ये कौन कौन से राज्य हैं? तो देखिए, इस साइड में है उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है और यहाँ पे थोड़ा सा पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये भारत के 5 राज्य हैं जिनसे नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच करती है। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि नेपाल अपनी सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य से शेयर करता है? तो ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश अकेले 651 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है नेपाल से। दूसरे स्थान पे बिहार है, बिहार की सीमा नेपाल से 601 किलोमीटर टच करती है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेपाल में राजशाही का अंत किस वर्ष हुआ और यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना?
तो देखिए नेपाल में राजशाही का अंत हुआ वर्ष 2008 में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। और 2008 में ही नेपाल जो है गणतंत्र हो गया। लेकिन अभी जो प्रदर्शन हो रहे हैं और पिछले साल भी प्रदर्शन हुए थे, वहाँ के कुछ लोगों का डिमांड है कि फिर से नेपाल में राजशाही को बहाल किया जाए, लोकतंत्र को, गणतंत्र को समाप्त किया जाए। इसलिए भी और भी ज़्यादा प्रदर्शन हो रहा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि 2008 में नेपाल में राजशाही का अंत हो गया था और गणतंत्र शुरू हो गया था, यानी नेपाल गणतंत्र बन गया था। नेपाल के अंतिम राजा कौन थे? तो नेपाल के अंतिम राजा का नाम है ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह देव। ऑप्शन ए राइट आंसर। जैसे ही 2008 में राजशाही समाप्त हुआ और गणतंत्र देश बन गया नेपाल, तो ये अंतिम राजा थे ज्ञानेंद्र विक्रम शाह देव। 2008 में ये पद से हट गए थे। ठीक है। नेपाल कब गणतंत्र हुआ? तो नेपाल गणतंत्र हुआ 28 मई 2008 को। नेक्स्ट, नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जब भी नेपाल गणतंत्र हुआ तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे राष्ट्रपति भी होंगे। तो प्रथम राष्ट्रपति कौन बने 2008 में? रामवरण यादव। 2008 से लेकर 15 तक ये नेपाल के राष्ट्रपति रहे। तो नेपाल के गणतंत्र होने के बाद ये प्रथम राष्ट्रपति बने रामवरण यादव। 2008 में नेपाल के गणतंत्र होने के बाद प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये भी याद रखिएगा कि 2008 में नेपाल के गणतंत्र होने के बाद प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? गिरिजा प्रसाद कोइराला। ठीक है, गिरिजा प्रसाद कोइराला। ऑप्शन डी राइट आंसर। सन 1959 में नेपाल के प्रथम निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए 1959 में प्राइम मिनिस्टर का निर्वाचन किया गया था नेपाल में। तो प्रथम निर्वाचित प्राइम मिनिस्टर बने थे विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। ठीक है, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। नेक्स्ट, नेपाल का वर्तमान संविधान किस दिन लागू हुआ? तो नेपाल का वर्तमान संविधान लागू हुआ 20 सितंबर 2015 को। ठीक है, 17 सितंबर 2015 को वहाँ की संसद ने नेपाली संविधान को अपना लिया और 3 दिन बाद 20 सितंबर 2015 को संविधान को लागू कर दिया। नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो देखिए नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम विद्या देवी भंडारी है। ठीक है, जो कि 2015 से 2023 तक ये पद पे रहीं। तो ये नेपाल की दूसरी राष्ट्रपति और पहली महिला राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। ये सारे लोग अभी जीवित हैं, इसलिए था या थे बोलने में थोड़ा सा संकोच हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेपाल के प्रथम राजा कौन थे? या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि आधुनिक नेपाल का निर्माता किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा पृथ्वी नारायण शाह। ये नेपाल के प्रथम राजा थे, नेपाल का संस्थापक या फिर आधुनिक नेपाल का निर्माता इन्हें ही कहा जाता है, पृथ्वी नारायण शाह को। नेपाल के सर्वाधिक 5 बार प्रधानमंत्री कौन बने? तो देखिए 1959 में प्रथम निर्वाचित प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए थे विश्वेश्वर। उसके बाद में 5 बार प्रधानमंत्री कौन बने, जो कि सबसे अधिक बार हैं? सूर्य बहादुर थापा। ये नेपाल के 5 बार प्राइम मिनिस्टर रहे। नेपाल की राजधानी काठमांडू में निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय है? तो ये है सार्क संगठन, जिसे दक्षेस संगठन कहा जाता है। तो सार्क संगठन का मुख्यालय काठमांडू में है। ठीक है, ऑप्शन में और भी संगठन है। ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई में है, चीन के शंघाई में। बिम्स्टेक का मुख्यालय बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में है। और आसियान जो है इसका संगठन इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस समुदाय का मूल निवास स्थान नेपाल देश को माना जाता है? तो ये है गोरखा समुदाय। बहुत ही फेमस समुदाय है, बहुत ही ताकतवर हिम्मत वाले लोग ये होते हैं। इसी कारण से भारतीय सेना में भी इनकी भर्ती की जाती है। तो गोरखा कमांडो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो गोरखा समुदाय जो है इसका मूल निवास स्थान नेपाल देश है। नेपाल के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? नेपाल के वर्तमान में
चीफ जस्टिस हैं प्रकाश मान सिंह राउत। प्रकाश मान सिंह राउत। नेक्स्ट, नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? नेपाल का नेशनल एनिमल है काऊ यानी गाय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल है, बताइए कौन सा खेल है? वॉलीबॉल। ठीक है, नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली नदी यानी कर्णाली नदी, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, कर्णाली नदी ये नेपाल की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन, नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज दुनिया में एकमात्र ऐसा ध्वज है जो किस आकार का है? तो ये दुनिया का एकमात्र ऐसा ध्वज है जो कि त्रिकोणीय आकार का है। दुनिया के सारे ध्वज या तो आयताकार या वर्गाकार होते हैं, ज़्यादातर 99% आयताकार ही हैं, 99.99। लेकिन नेपाल एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसका जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका आकार त्रिकोणीय है। भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच आयोजित होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? भारत और नेपाल के बीच में एक सैन्य अभ्यास का आयोजन भी किया जाता है, बताइए उस सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? उसका नाम है सूर्य किरण। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रसिद्ध स्वयंभुजनाथ स्तूप जिसे मंकी टेम्पल भी कहा जाता है, नेपाल में कहाँ पर स्थित है? तो स्वयंभुनाथ स्तूप या फिर मंकी टेम्पल, ये नेपाल में काठमांडू में स्थित है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। नेक्स्ट, नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है? नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। ठीक है ना, राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है नेपाल की संसद को। नेपाल की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? तो नेपाल की जो आधिकारिक मुद्रा है उसका नाम है नेपाली रुपया। नेपाली रुपया यानी NPR। प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में कहाँ पर स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ये, जो कि काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है? तो नेपाल की आधिकारिक भाषा नेपाली है, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेपाल का राष्ट्रीय फूल यानी नेशनल फ्लावर कौन सा है? तो यहाँ का नेशनल फ्लावर है बुरांश, जिसे लाली गुरांश कहा जाता है। ठीक है, तो बुरांश जो है ये नेपाल का राष्ट्रीय फूल है। नेपाल का राष्ट्रीय भोजन कौन सा है? देखिए, नेपाल एक ऐसा देश है जिसका अपना नेशनल फूड भी है, नेशनल व्यंजन भी है। ठीक है, तो ये है दाल भात, भात यानी चावल, दाल चावल वहाँ का राष्ट्रीय भोजन है। नेपाल का राष्ट्रगान कौन सा है? तो नेपाल का राष्ट्रगान है सयों थुंगा फुल्का। सयों थुंगा फुल्का ये नेपाल का राष्ट्रगान है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। जैसे जन गण मन अधिनायक जय भारत का राष्ट्रगान है, वैसे ही नेपाल का राष्ट्रगान है सयों थुंगा फुल्का। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बताइए ये कौन सा पक्षी है? तो ये है मोनाल। ठीक है, मोनाल जो है ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला क्वेश्चन, नेपाल का पहला राष्ट्रीय उद्यान डैश है जिसकी स्थापना 1973 में हुई थी और यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है। तो ये है चितवन राष्ट्रीय उद्यान। चितवन राष्ट्रीय उद्यान ये नेपाल का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, 1973 में इसकी स्थापना हुई थी और ये यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, चितवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देश नेपाल में स्थित है ये। नेक्स्ट, 1815 से 16 में नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच में कौन सी संधि हुई थी जिसने सीमाओं को परिभाषित किया? बताइए, 1815 से 16 में कहीं कहीं 1815 देखने को मिलता है, कहीं कहीं 16 देखने को मिलता है। एक्चुअल में ये 1815 में ही हुआ था, लेकिन इसे लागू किया गया, इसे बाद में जारी किया गया 1816 में, इसलिए यहाँ पे 1815-16 दोनों लिखा गया है। तो 1815-16 में नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच में सुगौली की संधि हुई थी, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। सुगौली की संधि हुई थी, ऑप्शन सी राइट आंसर। बिहार में पूर्वी चंपारण जो जिला है, मोतिहारी जिला,
उसी जिला में सुगौली नामक एक स्थान है। तो सुगौली की संधि नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच में 1815 से 16 में हुई थी। नेपाल के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? नेपाल के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? तो ये है पोखरा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, नेपाल के प्रसिद्ध शेरपा लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो नेपाल के जो शेरपा लोग हैं इनका काम ही है पर्वतारोहण और ट्रैकिंग गाइड। ठीक है, ये लोग पहाड़ों में घूमते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते रहते हैं, इन्हें ही शेरपा कहा जाता है। ये शेरपा समुदाय के हैं। नेक्स्ट, नेपाल का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? ये है त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि काठमांडू में है। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नेपाल देश का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप बौद्धनाथ कहाँ पर स्थित है? तो देखिए नेपाल में बौद्धनाथ नामक एक बौद्ध स्तूप भी है और ये काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। अगला क्वेश्चन, दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पर्वतों में से कितने नेपाल में स्थित हैं? तो दुनिया के 10 सबसे ऊंचे जो पर्वत हैं उनमें से अकेले 8 नेपाल में ही हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। और माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ये भी नेपाल में है। नेपाल में स्थित किस पर्वत को किलर माउंटेन के नाम से जाना जाता है? तो किलर माउंटेन कहा जाता है माउंट मनासलू को। ठीक है, माउंट मनासलू ये दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, नेपाल में है, इसे किलर माउंटेन कहा जाता है। नेपाल में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए नेपाल में कुल 7 राज्य हैं। ठीक है, आप गिन सकते हैं, यहाँ पे कलर में दर्शाया गया है 1 2 3 4 5 6 7। नेपाल में कुल 7 राज्य हैं। भारत नेपाल सीमा की लंबाई कितनी है? तो देखिए ये रहा नेपाल, भारत के 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। और भारत नेपाल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत नेपाल सीमा की कुल लंबाई है 1751 किलोमीटर। ठीक है, इसमें उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक अपनी सीमा शेयर करता है नेपाल से। कितना किलोमीटर? 651 किलोमीटर। नेक्स्ट, नेपाल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? कृषि, पर्यटन और प्रेषण। रेमिटेंस किसे कहा जाता है? विदेश में जो लोग कमाते हैं ना, वो जब अपने देश में पैसा भेजते हैं उसे प्रेषण कहा जाता है। ठीक है, तो नेपाल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, पर्यटन और प्रेषण पर निर्भर है। नेपाल का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT से कितना आगे है? तो भारत का जो मानक समय है वो GMT से 5.5 घंटा आगे है। और नेपाल का जब नाम ले तो 15 मिनट और बढ़ा देना, यानी 5 घंटा 45 मिनट आगे है। ऑप्शन बी, यानी नेपाल का टाइम भारत से 15 मिनट आगे चलता है। ठीक है, और GMT से 5 घंटा 45 मिनट आगे। भारत के जयनगर से नेपाल के किस स्टेशन तक रेल लाइन का विस्तार किया गया है? तो भारत के जयनगर से नेपाल के कौन से स्थान को जोड़ा गया है रेलवे द्वारा? कुर्था को। तो जयनगर से कुर्था के बीच में ट्रेन चलती है भारत और नेपाल के बीच में। अगला क्वेश्चन, नेपाल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? नेपाल की सबसे बड़ी झील, उसका नाम है रारा झील। ठीक है, ऑप्शन ए, रारा झील नेपाल की सबसे बड़ी झील है। यति की कहानियाँ मुख्य रूप से नेपाल के किस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं? यति एक काल्पनिक हिम मानव है। ठीक है, इसकी कहानियाँ बहुत ही प्रचलित हैं। तो मुख्य रूप से नेपाल के किस क्षेत्र से ये कहानियाँ जुड़ी हुई हैं? हिमालयी क्षेत्र से। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, डैश नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है का उद्गम स्थल नेपाल में है? देखिए बिहार का शोक कहा जाता है किसे? कोसी नदी को। और कोसी नदी का उद्गम स्थल नेपाल में ही है। नेपाल में पंचायत प्रणाली की शुरुआत किस राजा ने की थी? नेपाल में पंचायत प्रणाली की शुरुआत राजा महेंद्र वीर विक्रम शाह देव ने की थी। राजा महेंद्र वीर विक्रम शाह देव। सभी राजाओं का नाम सेम हुआ करता था, केवल मेन नाम अलग होता था, तो याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि नेपाल के अंतिम राजा कौन थे?
तो राजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव। नेपाल के प्रथम राजा कौन थे? तो राजा पृथ्वी वीर विक्रम शाहदेव। तो इस तरीके से याद रखिए। पृथ्वी वीर विक्रम शाहदेव को पृथ्वी नारायण सिंह के नाम से भी जाना जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन ए, राजा महेंद्र वीर विक्रम शाहदेव ने नेपाल में पंचायत प्रणाली की शुरुआत की थी। नेपाल का कौन सा शहर अपने धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है पाटन, यानी ललितपुर जो है धातु शिल्प के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मैथिली भाषा। उत्तर बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मैथिली भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट, नेपाल में किस नदी को शालिग्राम कहा जाता है? शालिग्राम किस नदी को कहा जाता है? गंडक नदी को। ऑप्शन सी राइट आंसर। यहाँ पे ये भी आपको नोट करना है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में जो गंडक नदी बहती है उसे नेपाल में, क्योंकि ये नेपाल से निकलती है, तो नेपाल में उसे किस नाम से जाना जाता है? तो नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है, नारायणी नदी। तो इसे आप नोट करिए, हालांकि इसे मैं आगे भी बताऊंगा ज़रूर। चलिए अगला क्वेश्चन, नेपाल का कैलेंडर डैश पर आधारित है? किस पर आधारित है? विक्रम संवत पर आधारित है। भारत का कैलेंडर जो है शक संवत पर आधारित है। दो तरह के संवत होते हैं, विक्रम संवत और शक संवत। तो भारत का कैलेंडर जो है हिंदू कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, वहीं नेपाल का हिंदू कैलेंडर जो है विक्रम संवत पर आधारित है। भारत और किस देश के बीच खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो भारत और नेपाल के बीच में खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। आप बिना वीज़ा के, बिना पासपोर्ट के आवाजाही कर सकते हैं, ठीक है। नेपाल का सबसे प्रसिद्ध और पारंपरिक रूप से एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कौन सा है? तो ये है दशरथ रंगशाला स्टेडियम, दशरथ रंगशाला स्टेडियम। नेक्स्ट, नेपाल में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक दशई किस भारतीय त्यौहार के समान है? तो नेपाल में एक दशई त्यौहार मनाया जाता है, उसे ही भारत में दशहरा कहा जाता है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, कई बार एग्जाम्स में यह भी पूछा गया है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, किस देश में है? नेपाल, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी के वन में। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी एक प्रमुख सीमांकन रेखा के रूप में कार्य करती है? यानी भारत और नेपाल के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो ये है काली नदी। काली नदी को महाकाली नदी भी कहा जाता है, जो कि भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाने का काम करती है। नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष यानी नेशनल ट्री कौन सा है? तो नेपाल का नेशनल ट्री है पीपल, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में नेपाल की सरकार ने किस फल को देश का राष्ट्रीय फल घोषित किया? तो पिछले साल ही अप्रैल महीने में नेपाल की सरकार ने संतरे को यानी ऑरेंज फ्रूट को देश का नेशनल फ्रूट घोषित किया, ठीक है। भारत और नेपाल के बीच किस वर्ष राजनयिक संबंध स्थापित किए गए थे? 1947 में, ठीक है। भारत और नेपाल के बीच में 1947 में ही राजनयिक संबंध स्थापित किए गए थे। राजनयिक संबंध का मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशन होता है। नेक्स्ट, बौद्ध संस्कृति और विरासत के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज नेपाल में कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? इसे नेपाल में लुम्बिनी में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। नेपाल और भारत के बीच महाकाली संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1996 में भारत और नेपाल के बीच में महाकाली संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। महाकाली नदी है नेपाल और भारत के बीच में जो बहती है, वो सीमा बनाती है, यही है महाकाली संधि, महाकाली नदी से रिलेटेड है। उत्तराखंड में स्थित काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक क्षेत्र विवाद भारत और किस देश से जुड़ा है?
नेपाल से। भारत और नेपाल के बीच में ये विवाद है, ठीक है। नेपाल अक्सर अपने मैप में, अपने देश के मैप में ही इन क्षेत्रों को दिखाता है, जिसके कारण भारत और नेपाल के बीच में ये विवाद बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी परियोजना भारत और नेपाल के बीच महाकाली नदी पर प्रस्तावित एक द्विराष्ट्रीय परियोजना है जिसका मुख्य उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई है? कौन सी परियोजना? तो ये है पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, जो कि नेपाल में भारत के सहयोग से ये परियोजना जो है स्थापित की जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने बिहार के किस स्थान से नेपाल के अमलेखगंज तक एक अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम पाइपलाइन का निर्माण किया है? तो रक्सौल से। बिहार के रक्सौल, जो कि मोतिहारी जिले में स्थित है, यहाँ से नेपाल के अमलेखगंज के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम पाइपलाइन जो है बिछाया गया है। नेक्स्ट, नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? सुशीला कार्की, ये नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। नेपाल का प्रमुख फसल कौन सा है? चावल, ठीक है। चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का वहाँ का प्रमुख फसल है, लेकिन इनमें से भी प्रमुख फसल चावल है। नेपाल के किस क्षेत्र को शेरपा लैंड कहा जाता है, जो शेरपा समुदाय का पारंपरिक घर है? तो ये है सोलुखुम्बु जिला। सोलुखुम्बु जिला जो है शेरपा समुदाय के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे शेरपा समुदाय निवास करते हैं, ठीक है, इसलिए इसे शेरपा लैंड कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेपाल की कौन सी नदी गंडक नदी के नाम से भारत में प्रवेश करती है? तो अभी मैंने आप सभी को बताया है कि नेपाल की नारायणी नदी जो है गंडक नदी के नाम से भारत में प्रवेश करती है। भारत में इस नदी को गंडक नदी कहा जाता है और इसी नदी को नेपाल में नारायणी नदी कहा जाता है। नेपाल की संसद में कुल कितनी सीटें हैं? तो नेपाल की संसद में प्रतिनिधि सभा में 275 सीटें हैं, वहीं राष्ट्रीय सभा में 59 सीटें हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेपाल के किस शासक वंश ने लगभग 104 वर्षों तक शासन किया और जिसका अंतिम राजा ज्ञानेंद्र थे? तो शाह राजवंश। शाह राजवंश ने नेपाल पे 104 वर्षों तक शासन किया और राजा ज्ञानेंद्र विक्रम शाहदेव ये अंतिम राजा थे नेपाल के। 2008 में ये पद से हटे, ठीक है। नेपाल के किस जिले को हिमालयी स्वर्ग के रूप में जाना जाता है? तो ये है सोलुखुम्बु जिला, इसे हिमालयी स्वर्ग के रूप में जाना जाता है, सोलुखुम्बु जिला को। नेक्स्ट, नेपाल की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा डैश राज्य से लगती है? उत्तर प्रदेश से। कितना किलोमीटर? 651 किलोमीटर। तो नेपाल की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ लगती है, ठीक है। और कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है? 5 राज्य। तो दोस्तों यहीं पर ये वीडियो होता है समाप्त। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। और रुक जाइए, 2 क्विज भी कर रहा हूँ, इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। पहला क्विज है, नेपाल का कौन सा शहर अपने हस्त निर्मित कागज के लिए प्रसिद्ध है? दूसरा क्वेश्चन है, नेपाल में निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय है? इन दोनों क्विज के आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।